सोचो और अमीर बनो। क्या सच में सोचने से अगर कोई अमीर बनते तो इस दुनिया में हर कोई अमीर और कामयाब बन जाते। ऐसा सिर्फ सपने में ही सच होता है। अमीर तो वो लोग बनते हैं जो लकी थे, ऐसा हम लोगों के बस में नहीं। इस तरह की बातें वो लोग करता है जो फेलियर के डर में कभी भी सक्सेस होने के बारे में सोचा ही नहीं, इसीलिए कभी भी वो लोग अमीर बन ही नहीं पाते। मगर नेपोलियन हिल द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन बुक या किताब थिंक एंड ग्रो रिच सेल्फ इंप्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प करता है, और साथ साथ अमीर लोगों की थिंकिंग क्या है पैसे के बारे में वो भी आपको सीखने को मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच जितना मिलेनियर तैयार किया, उनसे भी ज्यादा कई दशकों से इस एक बुक ने हजारों लाखों मिलेनियर तैयार किया। इस बुक में जो लेसन सिखाया गया वो एक कॉमन मैन भी फॉलो करके अपने गोल और ड्रीम को पूरा कर सकता है। इसलिए थिंक एंड ग्रो रिच बुक में से इंपॉर्टेंट 14 लेसन को अच्छी तरह और बारीकी से इस सीरीज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले ऑथर नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच बुक को क्यों लिखा और इस बुक का शुरुआत कैसे हुआ, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर सक्सेसफुल पर्सन और एंटरप्रेन्योर इस बुक को सक्सेस होने का सीक्रेट मानते हैं। इस बुक को लिखने से पहले उस समय नेपोलियन हिल को उस वक्त का अमेरिका का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन एंड्रो कार्नेगी ने बुलाया और कहा कि मैं दुनिया को एक अमीर बनने का सीक्रेट और उसका फिलोसफी देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम 20 साल का समय लग सकता है। तो मेरे लिए 20 साल तक काम करना चाहोगे? तुम्हें कोई सैलरी या पैसे वैसे नहीं मिलेगा। मुझे अब भी क्या भी यस और नो में आंसर चाहिए। ये सब सुन के नेपोलियन हिल को कुछ समझ ही नहीं आया। फिर भी उन्होंने सोचा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी कुछ कह रहा है तो मुझे कर ही लेना चाहिए। नेपोलियन हिल इसलिए मान गया। उसके बाद एंड्रो कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को उस वक्त का सबसे फेमस आदमी से मिलवाया और कहा कि मैं जानता हूँ कि ये सब फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। जाओ पता करो वो लोग में क्या क्या कॉमन है और वो लोग कैसे अमीर बने। उनमें सबसे पहला नाम है हेनरी फोर्ड का। आई होप आप सब लोग जानते होंगे हेनरी फोर्ड कौन है, और नहीं जानते हैं तो उनके फोर्ड गाड़ी के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसके बाद नेपोलियन हिल और फेमस लोगों से मिले, जिनमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज्यादा लोगों से मिलकर 20 साल तक मेहनत करके ये बुक पब्लिश किया। और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये बताया है कि एक कॉमन इंसान भी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, अपने माइंडसेट को चेंज करके अमीर बन सकता है। आई होप आप बहुत एक्साइटेड होंगे नेपोलियन हिल के 20 साल का मेहनत जो थिंक एंड ग्रो रिच बुक को समझने के लिए। इंट्रोडक्शन। कई साल पहले एक व्यक्ति जिसका नाम एडविन सी बार्न्स, ये कहता है कि इंसान जो सोचता है वो उसे सच में मिल जाता है। ये समझने के लिए एडविन सी बार्न्स के रियल लाइफ स्टोरी को समझना होगा। एक दिन बार्न्स के मन में विचार आया कि वो एडिसन के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता है, मगर उनकी परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है कि वो एडिसन से मिल सके, और इतना पैसा भी नहीं है वो एडिसन के लेबोरेटरी तक पहुंच पाए। तब बार्न्स के मन में वो विचार स्ट्रांग हो चुका, एडिसन के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो करना है, उसके लिए जान भी चला जाए तो भी मंजूर है। एडिसन उसे पहचानते भी नहीं, फिर भी वो हार नहीं माने। इसलिए बिना टिकट में मालगाड़ी में चढ़कर बार्न्स इस स्टोरेज जो एडिसन के लेबोरेटरी स्थित है उस जगह में पहुंच गया और खुद का परिचय दिया और कहा कि वो इन्वेंटर के साथ बिजनेस करने आया। काफी समय बीतने के बाद एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा किया। कुछ इस तरह किया था, वो मेरे सामने एक आम टूरिस्ट की तरह खड़ा था, लेकिन उसके चेहरा देखकर मैं समझ गया था वो किसी मकसद से यहाँ पर आया। इतने साल के एक्सपीरियंस में मुझे नॉलेज हो गया कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में कोशिश में जुट जाती है। इसीलिए मैंने भी उसके मजबूत इरादा देखकर एक मौका दे दिया था, और धीरे धीरे उसके काम मुझे प्रभावित किया और मुझे लगा कि उसे मौका देकर कोई गलती नहीं की। पहले इंटरव्यू में पार्टनरशिप तो नहीं मिला, मगर उनके ऑफिस में एक छोटा मोटा काम मिल गया और बार्न्स वो काम करने लगा। कुछ साल बीतने के बाद एडिसन ने एक डिवाइस इन्वेंट किया जिसका नाम एडिसन डिस्टेशन मशीन। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, इसलिए एडिसन के सेल्समैन उस मशीन को सेल करने के लिए इनकार कर दिया। मगर बार्न्स उस मशीन को सेल करने के लिए एडिसन से एक मौका मांगा, और बार्न्स उस मशीन को इस तरह बेचा कि एडिसन को बहुत पसंद आया। इसलिए एडिसन बार्न्स को पूरे देश भर में अपने प्रोडक्ट सेल करने में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तभी उसी समय शुरू हो गए एडिसन और बार्न्स के पार्टनरशिप बिजनेस। उन दोनों का जोड़ी देश भर में बहुत फेमस हुआ और ये स्लोगन चला, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल बाय बार्न्स, मतलब एडिसन द्वारा निर्मित और बार्न्स द्वारा स्थापित। इस बिजनेस डील इतना सक्सेसफुल हुआ कि बार्न्स को बहुत अमीर बना दिया, पर उससे ज्यादा उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप ठान ले तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बार्न्स ने कितना पैसा कमाया उसका कोई हिसाब नहीं, फिर भी अनुमान है कि उस समय उन्होंने 20 से 30 लाख डॉलर कमाया।
जो उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा थे। ये पॉसिबल इसलिए हुआ कि वो एडिसन के साथ काम करने में उनके अंदर चाहत थी और खुद के ऊपर अटूट विश्वास एंड विल पावर थे, वो जीत सकता है। इसलिए बार्न्स एडिसन के राइट हैंड बने और अपने जीवन में सफल और कामयाब बने। तो आइए आप उस इंसान की कहानी के बारे में जानते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई सारे मौके थे, पर उन्होंने अपने गोल के 3 फीट के दूरी पर अपने काम करना बंद कर दिया। थोड़ी हार के कारण कोशिश करना छोड़ देना फेलियर के सबसे बड़ा कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी उस गलती का एहसास जरूर होता है। आर.यू. डार्बी, जो कि बाद में देश के सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बने, वो अपने अंकल की कहानी बताते हैं कि उस समय लोग सोना या गोल्ड के पीछे पागल थे। तब उनके अंकल पर भी औरों की तरह सोना का भूत सवार हो चुका। वो वेस्ट की तरह सोना खोजने और अमीर बनने के लिए निकल पड़े। शायद उन्होंने कभी भी सुना ही नहीं था इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरर, न कि जमीन। वो खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक वो काम बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था जब तक सोना ना मिल जाए तब तक लौटेंगे नहीं। कई हफ्ते काम करने के बाद उसे चमचमाता हुआ एक मेटल देखने को मिला और उस मेटल को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो तुरंत अपने घर मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग में वापस आ गया। अपने रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स को इस कामयाबी के बारे में बताया। उनके बातें सुनकर हर कोई मदद करने के लिए तैयार हो गया। सभी ने पैसे इकट्ठा करके मशीन खरीदकर उस खान में भेज दिया। डार्बी और उसके अंकल फिर से दोबारा उस खान में पहुंच गया। जब उस चमचमाता हुआ मेटल के पहले बैच गलाने और प्योर करने के लिए भेजा गया तो उसका रिजल्ट देखकर उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ा खान उन्हीं के पास है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ चुके थे। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस सोने के खान में सोना ही गायब हो गया। वो बहुत दुखी और निराश हो गया। अपने अमीर होने का सपना टूट गया। वो बहुत कोशिश की सोना ढूंढने में, मगर उन्हें सोना मिला ही नहीं। इसलिए उस मशीन को एक कबाड़ी को $100 में बेचकर घर वापस आ गया। आपने शायद सुना होगा कुछ कबाड़ी बेवकूफ होते हैं, पर वो आदमी उनमें से नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और उस खान को निरीक्षण करने के लिए दिखाया और पता चला कि जितने खुदाई किया गया उसके ठीक 3 फीट और खुदाई करने पर सोना मिल सकता है। और हकीकत में उस कबाड़ी वाले को सोना मिला और वो करोड़पति बन गया, क्योंकि वो जानता था किसी काम को छोड़ने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। उस मशीन को खरीदने के लिए अपने रिश्तेदार और फैमिली से जो पैसा डार्बी के अंकल उधार लिया था वो उधार चुकाने के लिए काफी साल लग गया। और इतना लॉस होने के बाद वो इस गेम से तब निकल पाए जब वो एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट बने और उन्हें पता लगा कि थॉट की पावर के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वो इस घटना को कभी नहीं भूले जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने असीम दौलत हासिल करने में सिर्फ 3 फीट की दूरी पर कोशिश करना छोड़ दिया था। डार्बी को इस एक्सपीरियंस से बहुत फायदा हुआ। उन्हें पता चला कि किसी का ना का मतलब ना ही हो ये जरूरी नहीं। उन्हें अपने काम को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और ये ठान लिया कि उन्हें कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना मिल जाए या जब तक इंसान हाँ ना कह दे। सक्सेस का रास्ता कुछ पालों के फेलियर को होकर गुजरता है। ज्यादातर लोग काम को बीच में कुछ फेलियर के बाद में छोड़ देता है। उन्हें पता होना चाहिए कि फेलियर सिर्फ कुछ देर का इंतजार है, हार नहीं। अमेरिका के लगभग 500 सक्सेसफुल लोगों ने यह स्वीकार किया कि सक्सेस तब मिली जब हार उनके बिल्कुल करीब थे। तो फेलियर इस मामले में बहुत ही चालाक होता है। वो लोगों के मन को भटकाने के लिए तब आता है जब सक्सेस बहुत ही करीब होता है। हार्नॉक्स यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के कुछ दिन के बाद मिस्टर डार्बी ने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने के खान वाले किस्से से यह पता लगा कि जरूरी नहीं ना का मतलब ना ही हो। एक दोपहर अपने अंकल की गेहूं पीसने वाले पुराने मिल पर बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थे, जिसके आसपास उस खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डार्बी को बैठे हुए कुछ ही देर हुआ कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और मजदूर की एक छोटी सी बेटी अंदर घुस आई। अंकल ने उसके ओर देखा और बोला, तुझे क्या चाहिए? तभी मासूमियत से जवाब दिया, मेरे मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगवाया, मेरे को वो पैसा दे दो, मैं चला जाता हूँ। तभी अंकल बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। तो उस लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, और चुपचाप खड़ी रही। फिर अंकल अपने काम पर चला गया और काम में इतना मशरूफ हो गया कि उस लड़की की ओर देखा ही नहीं। कुछ देर बाद उसे पलटकर देखा तो अंकल बहुत गुस्सा होकर एक डंडा लेकर उस लड़की को डराने लगे और धमकाने लगे। फिर भी उस लड़की ने वहां से एक कदम पे नहीं हिला। डार्बी के अंकल तो हैरान हो गया एक छोटी सी लड़की का हिम्मत देखकर, और आंखों में आंखें डालकर इस तरह बात की उसे 50 सेंट देने में मजबूर हो गया।
और 50 सेंट लेने के बाद वो लड़की वहां से चला गया। साथ साथ डर्बी भी हैरान हो गया कि एक छोटी सी किसान की बेटी अंकल की उम्र से अधिक छोटी होने के बावजूद कैसे बिना डरे अंकल के सामना किया, इतनी हिम्मत उसके अंदर कैसे आया। और अंकल को क्या कहा कि अंकल एकदम से चुप हो गया। और उस लड़की के अंदर क्या जादू थी जो अंकल के ऊपर चला दिया। डर्बी का दिमाग इन्हीं सवालों के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें सटीक आंसर नहीं मिला। मगर कुछ समय बाद डर्बी को राइट आंसर मिला और डर्बी तुरंत अपने लाइफ में अप्लाई किया तो डर्बी सक्सेसफुल बन गया। इन सारे सवालों का जवाब इस बुक में विस्तार से बताया गया, इसीलिए सभी को समझ आ ही जाएगा क्योंकि हर एक जवाब हर एक प्रिंसिपल के रूप में बताया गया। मिस्टर डर्बी जितने बारी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते समय प्रॉब्लम आई और ऐसा लगा मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं, उतने बारी उस छोटी लड़की की तस्वीर याद आता है, तभी मुझे काम करने में शक्ति मिल जाता था। और जितने बारी क्लाइंट ने पॉलिसी करने पर मना करता था, बाद में वो क्लाइंट मेरे से पॉलिसी खरीदता था। और डर्बी ये बताया है कि सोना खोजने में 3 फीट के दूरी पर काम करना छोड़ दिया, उस एक गलती को लाइफ में कभी भी नहीं भूला। और उस भूल के कारण मुझे एक्सपीरियंस मिला कि तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक सक्सेस ना मिल जाए, क्योंकि ये सक्सेस मिलने का एकमात्र रास्ता या उपाय है जो हर एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। सक्सेसफुल इंसान के गोल या लक्ष्य एक होता है और उस गोल को पूरा करने के लिए डटे रहना जानते हैं। 25 साल में 25,000 लोगों से जानकारी लेकर रिसर्च किया और मुझे पता चला कि रिच इंसान कैसे अपना माइंडसेट बनाता है। 1929 में जब अमेरिका द ग्रेट डिप्रेशन में चला गया, तब अमेरिका के इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो चुके थे। उस समय रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस से आज़ाद हुआ और मंदी का दौर चला गया। मंदी का दौर कैसे चेंज हुआ, इसका रीजन भी इस बुक में अच्छी तरह बताया है। अगर आप इन सारी स्टोरी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हो तो आपके भी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज कर पाओगे। अभी आपको इम्पॉसिबल लग सकता है, मगर इस बुक को पढ़ने के बाद या इस सीरीज को देखने के बाद वो भी पॉसिबल हो जाएगा। आपको ये याद रखना चाहिए, सफलता उन लोगों को मिलता है जो उसे पाने के लिए अपने जी जान लगाकर मेहनत करता है, या जो व्यक्ति सक्सेस कॉन्शियस हो। और जो व्यक्ति फेलियर के डर में कभी भी कोशिश ही नहीं करता, वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाते। ये किताब या बुक उन लोगों को हेल्प करेंगे जो फेलियर से सक्सेस की ओर जाना चाहता है। इस बुक में ऑथर जो नेपोलियन हिल 14 प्रिंसिपल बताया, वो इस सीरीज में अच्छी तरह समझेंगे, इसीलिए इस सीरीज को एंड तक फॉलो करिए।